प्रीतम ने आज कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी, इसलिए वो गाड़ी भी ठीक ढंग से नहीं चला पा रहा था। उसके दोस्तों रोशन और विक्रम ने उसके साथ मिलकर आज खूब जश्न मनाया था। रात के 12 बजे के बाद वो विक्रम के फार्म हाउस से गाड़ी लेकर निकला था। अभी वो अपने घर से काफ़ी दूरी पर था कि सड़क के बीचों बीच उसे कोई परछाई सी खड़ी दिखाई दी, जिसके हाथ में रिवॉल्वर लहरा रहा था। कुछ और करीब पहुंचने पर उसने देखा कि उस साये के मुंह पर एक काला नकाब था, जिससे केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए प्रीतम का सारा नशा हिरन हो गया, मगर अगले ही पल उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। साया फुर्ती से एक तरफ हट गया। कार स्पीड के साथ सड़क पर लहराई और कुछ दूर भागते हुए एक पेड़ से जा टकराई। प्रीतम की चीखें उस धमाके के शोर में दबकर रह गईं। अगले पल दृश्य यह था कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई थी। नकाबपोश भी हाथ में रिवॉल्वर लहराते हुए दुर्घटना वाले स्थान पर पहुंचा और उधर से होने वाली किसी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद कार का अगला दरवाजा खुला और उसमें से लहूलुहान हालत में प्रीतम बाहर आ गिरा। वो बुरी तरह जख्मी हालत में था। बड़े सख्त जान हो यार, जो इतना भीषण एक्सीडेंट भी तुम्हें मार ना सका। नकाबपोश के मुंह से निकला, लगता है तुम्हारी मौत मेरी गोली से ही लिखी है। उसकी बात सुनकर प्रीतम की आंखें डर से फट पड़ी थी, मगर उसके होठों से आवाज नहीं निकल रही थी। नकाबपोश का रिवॉल्वर 2 बार गरजा। एक गोली उसके पेट में तथा दूसरी उसकी छाती को चीर गई। जब नकाबपोश को इत्मीनान हो गया कि वो मर चुका है, तो वो अंधेरे में कहीं गुम हो गया। क्या कह रहे हो तुम? हकला सा गया कमलजीत मल्होत्रा। किसी ने प्रीतम को मार डाला। दूसरी तरफ से फोन पर बोलने वाला विक्रम था। हाँ कमल, कल रात को मैं, प्रीतम और रोशन मेरे फार्म हाउस पर देर रात तक रुके थे। उसके बाद प्रीतम अपनी कार से घर की तरफ निकला था, मगर रास्ते में उसे किसी ने मार डाला। सुबह उसकी टूटी फूटी गाड़ी के पास उसकी छत बिछत लाश मिली। सुबह सुबह ही मिली। इस खबर ने कमल को हिलाकर रख दिया था। रोशन, विक्रम, प्रीतम और खुद वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ साथ ही पढ़े थे। चारों अब अपने अपने क्षेत्र में तरक्की कर रहे थे। कमलजीत का खुद भी अच्छा खासा बिजनेस था, जो उसे उसके पापा से विरासत में मिला था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर आज इस घटना ने उसे विचलित कर दिया था। इस केस की जांच का जिम्मा इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज को दिया गया था। शुरुआत की जांच से पुलिस ये तय नहीं कर पाई थी कि प्रीतम की हत्या किसने और किस मकसद से की होगी, मगर प्रीतम के घर वालों को यह आश्वासन जरूर दिया गया था कि जल्दी ही हत्यारा कानून की गिरफ्त में होगा। पुलिस कमल, विक्रम और रोशन को बुलाकर पूछताछ कर रही थी, मगर पूछताछ का कोई खास फायदा फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा था। दुश्मनी के एंगल से लेकर लेन देन और अफेयर आदि हर एक एंगल पर पुलिस जांच जारी थी। प्राइवेट डिटेक्टिव प्रशांत गौतम के फोन की घंटी लगातार बज रही थी। जब उसने फोन उठाया तो उधर से किसी औरत का स्वर उभरा। सर, क्या मैं डिटेक्टिव प्रशांत गौतम जी से बात कर रही हूँ? जी, इस समय आप प्रशांत गौतम से ही बात कर रही हैं। कहिए, क्या बात है? प्रशांत ने कहा। औरत ने पूछा, क्या आप इसी वक्त मेरे घर पर आ सकते हैं? घर बुलाने की वजह जान सकता हूँ? वो आपको घर आने पर ही पता चलेगा। आप मेरा पता नोट कर लीजिए। ये कहकर उस औरत ने प्रशांत गौतम के व्हाट्सएप पर अपने घर का पता सेंड कर दिया। कुछ देर बाद ही प्रशांत गौतम अपनी कार में सवार होकर उस पते पर पहुंच गए थे। काफी बड़ा और शानदार बंगला था वो, जो कमलजीत मल्होत्रा का ही था। फोन करने वाली उनकी पत्नी अंजलि थी। कुछ देर बाद ही प्रशांत और अंजलि आमने सामने बैठे थे। सुंदरता में किसी बॉलीवुड की हीरोइन से कम नहीं थी अंजलि। उसकी आंखों में भी एक विशेष चमक थी। हाँ तो मिसेज मल्होत्रा, बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कुछ कहने के स्थान पर उसने एक कागज प्रशांत की तरफ बढ़ा दिया। प्रशांत ने उसे हाथ में लेकर देखा तो उस कागज पर कुछ टाइप किया हुआ था, जो इस प्रकार था।
मेरी जिंदगी में अंधेरा करके आराम से सोने वाले दरिंदे, तुझसे तेरा चैन, तेरी खुशी सब कुछ छीन लूंगा। मैं उसके बाद जब तू अपने घुटनों पर आ जाएगा, तब अगर मुझे कुछ रहम आया तुझ पर, तो हो सकता है तुझे थोड़ी आसान मौत दे दूं, जैसे तुम्हारे दोस्त प्रीतम को दी है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। उस कागज पर इतना ही लिखा था। उस कागज के पुर्जे को पढ़कर प्रशांत बड़बड़ाया। ओ, तो परसों रात जो प्रीतम का मर्डर हुआ था, ये सब इसी 30 मार खां का किया धरा है। लगता है बंदे में दम है, तभी तो दूसरा कत्ल करने से पहले खुली चेतावनी दे रहा है, और वो भी कमलजीत मल्होत्रा जैसे बड़े आदमी को। लगता है तगड़ा मुकाबला होगा उसके और मेरे बीच में। ये कहकर पट्टे ने एक सिगरेट सुलगा ली और धुएं के छल्ले को हवा में उड़ाने लगा। कमलजीत मल्होत्रा के घर पर पुलिस इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज के साथ साथ डिटेक्टिव प्रशांत गौतम भी इस समय मौजूद थे। इस बात पर तो अब कोई शक नहीं रहा कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी है, और वो भी बड़ी गहरी वाली, जो हत्यारे द्वारा इस छोड़े गए इस कागज से साबित हो जाती है। अब आप हमें ये बताइए कि आपको किसी पर कोई शक है, या फिर आपकी किसी से कोई पुरानी खानदानी दुश्मनी तो नहीं रही? इंस्पेक्टर अरुण के इस सवाल पर कमलजीत मल्होत्रा ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, जहां तक मुझे याद पड़ता है, मेरी किसी से भी कोई दुश्मनी वगैरह नहीं रही है। आप अमीर बन जाइए, दुश्मन तो आपको खैरात में मिलेंगे। क्या ये बात नहीं सुनी है आपने? आपकी बात डिटेक्टिव प्रशांत गौतम ने बीच में डायलॉग मारा। आप ठीक ही तो कहते हैं प्रशांत जी, कामयाब इंसान के हजारों दुश्मन पैदा हो जाते हैं। कमलजीत मल्होत्रा ने प्रशांत की बात का समर्थन किया। एक बात और, ये कातिल जो कोई भी है, तुम्हारा बहुत करीबी भी हो सकता है। प्रशांत गौतम ने फिर से कहा। यह आप कैसे कह सकते हैं? इस बार इंस्पेक्टर अरुण ने सवाल उठाया। क्योंकि कोई करीबी ही इतनी हिम्मत कर सकता है कि आपके घर पर यह धमकी भरा पुर्जा छोड़ जाए। दूसरी बात ये कि उसे ये भी पता है कि तुम्हारे घर के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, इसलिए वो इस कागज को तुम्हारे घर के बाहर बगीचे में छोड़ गया, वो भी इस तरह कि तुम्हारे नौकर बेजू की नज़र पौधों में पानी देते हुए उस पर पड़ गई। आखिरी बात ये कि प्रीतम को मारकर ही वो चुप नहीं बैठने वाला, उसका अगला निशाना तुम हो सकते हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में अब तक नहीं आई प्रशांत, इंस्पेक्टर ने कहा, उसने प्रीतम को मारने से पहले कोई चेतावनी नहीं दी, मगर अब कमल को निशाना बनाने से पहले वो खुले आम चेतावनी दे रहा है। क्यों? क्या वो पागल है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? झमेला क्या है और उसके कत्ल करने की वजह क्या है? जब तक ये पता नहीं चल जाता, ये केस एक अंधेरी खाई की समान ही रहेगा। फिलहाल कमलजीत मल्होत्रा जी को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाए, प्रशांत गौतम ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, और इसके दोस्तों विक्रम और रोशन पर कड़ी नजर रखें। मैं अपनी तरफ से भी उन पर नजर रखूंगा। क्या तुम्हें मेरे दोस्तों पर भी शक है? प्रशांत की इस बात पर कमलजीत ने कुछ आश्चर्य सा व्यक्त किया। जी बिल्कुल, जब तक खूनी हमारी गिरफ्त में नहीं आ जाता, हर कोई हमारे शक के दायरे में रहेगा, धुआं छोड़ते हुए कहा उसने। यहां तक कि तुम्हारे घर में काम करने वाले नौकर भी। उसकी इस बात पर इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज की आंखें भी कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ सी गईं। अंजलि जी, आपके पति कमलजीत हमसे कुछ छुपा रहे हैं, और वो सब छुपाना उन पर ही भारी पड़ने वाला है। मतलब क्या है आपका? कुछ डरते हुए से पूछा अंजलि ने। मतलब गंगा जल सा साफ है अंजलि जी, प्रशांत गौतम ने कहा। तुम्हारे पति का किसी से लफड़ा है, और वो लफड़ा इतना ज्यादा है कि इसमें उनकी जान भी दांव पर लग चुकी है, मगर वो हमसे ये सब शेयर नहीं करना चाहते हैं। अगर वो हमसे सब कुछ सच सच बता दें तो उनका दुश्मन हमारे सामने बेनकाब हो जाएगा। वैसे अगर आपको किसी पर कोई शक हो तो मुझे बता सकती हैं, या फिर कोई ऐसा अजीब वाकया जो आपको कुछ खटक गया हो।
कुछ सोचते हुए कहा अंजलि ने। नहीं, ऐसा कोई अजीब वाकया तो नहीं हुआ कभी, लेकिन कोई ऐसा भी था जिसने मेरे ससुर जी को कभी खुलेआम धमकी दी थी, मगर वो तो बहुत पहले की बात है। अब तो मेरे ससुर भी इस दुनिया में नहीं रहे। अंजलि की इस बात पर कुछ चौंका प्रशांत। कौन था वो? मुझे पूरी बात बताइए। अंजलि ने बताया, मेरे पति कमलजीत मल्होत्रा के पिताजी केशव मल्होत्रा कभी रूपा नामक एक औरत के साथ रिलेशनशिप में थे, मगर रूपा और उनकी कभी शादी नहीं हो सकी थी, क्योंकि उन दोनों के बीच केशव के पिताजी दीवार बनकर खड़े हो गए थे, क्योंकि रूपा गरीब थी और दूसरी जाति से भी। तब केशव की शादी अंजना यानी कमल की मां से हो गई। उस समय रूपा के पेट में केशव मल्होत्रा का बच्चा भी पल रहा था। जब केशव ने उसे ठुकराकर अंजना से शादी कर ली, तब ऐसी ही हालत में वो इस शहर से चली गई, कहीं दूर सदा सदा के लिए। केशव मल्होत्रा ने उनको रुपए पैसे से सहायता देना चाहा, तो उसने साफ इनकार कर दिया था और जाते जाते धमकी देकर गई थी कि वक्त आने पर वो इस खानदान की ईंट से ईंट बजा देगी। मगर कमलजीत मल्होत्रा ने तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। प्रशांत ने कहा, कौन आदमी होगा जो अपने खानदान पर कीचड़ उछालने वाली बात बताना चाहेगा? अंजलि ने जवाब दिया। तो फिर आपने ये सब क्यों बताया? मेरा मानना है कि इन सब के पीछे रूपा या फिर उसकी औलाद का भी हाथ हो सकता है। अंजलि ने अपना नजरिया पेश किया। और अगर मैंने ये बात आपसे छुपाई तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। अगर कातिल रूपा या उसकी औलाद में से कोई एक है, तो फिर उसने कमलजीत के दोस्त प्रीतम को क्यों मारा? उसकी इस बात पर अंजलि कुछ नहीं कह सकी। उसकी दुश्मनी तो सिर्फ कमलजीत से ही थी। प्रशांत, गौतम ने अंजलि की आंखों में देखते हुए ये सवाल दागा। कई अनसुलझे सवाल हैं अंजलि जी, जो वक्त के गर्भ में छुपे हुए हैं और जिनको सामने लाने का काम ये नाचीज करेगा। अंजलि और कमल से बात करके प्रशांत के शक की सुई एक नहीं बल्कि कई लोगों पर घूम रही थी। शक के घेरे में कमल के दोस्त रोशन और विक्रम तो थे ही, साथ ही कमल के पिता केशव मल्होत्रा से कभी रिश्ता रखने वाली रूपा भी अब शामिल हो गई थी। उसने अंजलि मल्होत्रा से इजाजत ली और वहां से चल पड़ा। उसी शाम विक्रम के फार्म हाउस पर रोशन और विक्रम बैठे थे। उनके सामने मेज पर शराब की बोतल और कुछ खाने का सामान रखा था। पैक बनाते हुए कहा रोशन ने, साला, रातों रात इस शहर में कौन ऐसा दुश्मन पैदा हो गया जिसने प्रीतम को मार डाला और उसके बाद अब कमल को धमकी देने लगा है? प्रीतम का गेम ओवर करने के बाद भी तुमको ये सिर्फ धमकी ही लगती है? विक्रम ने अपना गिलास संभालते हुए कहा, अगर मौका मिला तो वो खूनी कमल का प्रीतम से भी बुरा हाल कर देगा। लेकिन साले की हिम्मत तो देखो, कुछ करने से पहले ही धमकी दे रहा है। और पुलिस की थ्योरी पर तो साला गुस्सा आता है मुझे, क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों भी खूनी हो सकते हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है विक्रम, रोशन ने दारू गटकते हुए कहा। क्या मतलब? विक्रम झुंझलाकर बोला, साले क्या बोल रहा था तू अभी? कहीं इन सबके पीछे तो तू ही तो नहीं है? वरना बता, उस दिन तेरे और मेरे सिवा कौन जानता था कि रात के 12 बजे के बाद प्रीतम यहां से निकला है? बेवजह दिमाग को तकलीफ मत दे तू। बेकार में शक के कीड़े पैदा हो रहे हैं तेरे भेजे में। और वैसे भी अगर इन सब के पीछे अगर तू हुआ तब क्या? अभी वह दोनों इस पर मजारी कर ही रहे थे कि उसी समय फार्म हाउस की दीवार फांद कर कोई साया भीतर घुस रहा था, जिसके शरीर पर काले कपड़े थे और चेहरा भी उसी रंग के नकाब से ढका हुआ था। ये ठीक वही नकाब पोष लग रहा था जिसने प्रीतम को मौत के आगोश में सुनाने का काम किया था। भीतर घुसकर उसने चौकन्नी निगाहों से इधर उधर देखा और धीरे धीरे बढ़ता हुआ भीतर बने हुए कमरों में घुसने का रास्ता ढूंढने लगा। अंदर एक कमरे में बैठे हुए विक्रम और रोशन पर शराब अपना असर दिखा चुकी थी और वे दोनों अब एक दूसरे से उलझे हुए थे। वे दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि नकाबपोश एक खिड़की के जरिए अंदर दाखिल हो चुका था और सांस रोके दीवार के सहारे चिपक कर खड़ा था। थोड़ी देर बाद रोशन
टॉयलेट जाने के लिए झूमता हुआ सा उठा और वहाँ से थोड़ी दूर मौजूद टॉयलेट में चला गया। अब वहाँ पर सिर्फ विक्रम रह गया था। ठीक उसी पल एकदम से उसके सामने आ गया वो नकाबपोश। उसके हाथ में रिवॉल्वर लहरा रहा था और आंखों से जैसे चिंगारियां निकल रही थी। कौन हो तुम? हकला सा गया विक्रम। नकाबपोश के मुंह से गुर्राहट से निकली, वही जिसने प्रीतम को एमलोक पहुंचाया, और अब तुम्हारी बारी है। भय से कांप उठा विक्रम। मौत का डर उसकी आंखों में स्पष्ट देखा जा सकता था। मगर तुम हो कौन और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? विक्रम की इस बात पर दांत भींचकर गुर्राया वो। तूने वही किया है जो एक दरिंदा करता है, एक हैवान करता है। ठीक उसी पल वहां पर रोशन भी आ पहुंचा। ये नजारा देखकर वो भी डर गया। अचानक से उस नकाबपोश की उपस्थिति ने उसकी भी हवा निकाल दी थी। पसीने की बूंदें उसके माथे पर स्पष्ट देखी जा सकती थी। उसे भी धमकाते हुए वहीं कुर्सी पर बैठा लिया उस नकाबपोश ने और दहाड़ा, अपना फोन निकाल। जन्मजात गुलाम की तरह रोशन ने अपनी जेब से फोन निकाला। डिटेक्टिव प्रशांत गौतम को फोन लगा और उसे बता कि प्रीतम के बाद अब विक्रम की लाश गिरेगी। अगर हिम्मत है तो आकर बचा ले। ये सब सुनकर विक्रम के फरिश्ते कूच कर गए। सूखे पत्ते से कांप उठा वो। नहीं, मुझे मत मारो। रुपया पैसा जो कहोगे तुमको मिलेगा, मगर मुझे छोड़ दो। फिर से गुर्राया नकाबपोश। पैसे के दम पर तू अपने गुनाहों के दाग नहीं धो सकता हरामजादे, क्योंकि वो दाग तेरे खून से धुलेंगे। मरता क्या ना करता। कांपते रोशन ने प्रशांत गौतम को फोन लगाया और जो नकाबपोश ने कहने को बोला था वही सब बोल दिया। फोन कटते ही नकाबपोश ने विक्रम पर गोली चला दी, जो सीधी विक्रम के सीने को चीर गई। खून का फव्वारा उसके जिस्म से फूट पड़ा और मुंह से निकली दिल को दहला देने वाली चीखें। कटे पेड़ सा जमीन पर गिरा विक्रम और कुछ देर छटपटाकर शांत हो गया। मुंह बाए हुए ये सब देख रहा था रोशन, और वो नकाबपोश किसी अजूबे की तरह वहां से गायब हो गया था। जब तक पुलिस इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज और डिटेक्टिव प्रशांत गौतम विक्रम के फार्म हाउस पहुंच पाते, हत्यारा विक्रम को मारकर भाग चुका था। अपने काम को अंजाम तक पहुंचाकर हत्यारा इस तरह से गायब हो चुका था जैसे गधे के सिर से सींग। इस हृदय विदारक खबर ने सभी को झंझोड़ कर रख दिया था। प्रशांत गौतम और पुलिस सभी हैरान और परेशान थे। कमलजीत मल्होत्रा के तो इस खबर ने होश ही उड़ा दिए थे। प्रीतम के बाद विक्रम को भी इस नकाबपोश हत्यारे ने बेरहमी से कत्ल कर डाला था। फार्म हाउस को सील कर दिया गया था, मगर मौकाए वारदात से कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था जिससे हत्यारे तक पहुंचा जा सके। ले देकर एक रोशन ही था जो इस वारदात का इकलौता गवाह था, क्योंकि उनका शक रोशन पर ही था। मगर प्रशांत गौतम का मानना था कि कातिल रोशन नहीं बल्कि कोई और ही है, कोई ऐसा जिस पर अब तक किसी का शक भी नहीं गया हो। कौन है कातिल? एक के बाद एक हो रहे इन कत्लों की वजह क्या है? सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ गया था ये मामला। ऊपर से उस हत्यारे की हिमाकत तो देखो। विक्रम को गोली मारने से ठीक पहले रोशन के जरिए प्रशांत तक ये बात पहुंचाना कि वो विक्रम को मारने जा रहा है। एक तरह से खुला चैलेंज था ये पुलिस और डिटेक्टिव प्रशांत गौतम के लिए। हत्यारा इतना चालाक था कि उसने कमलजीत मल्होत्रा को मारने की धमकी देकर विक्रम को मार डाला, जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं रही होगी। कितना सुंदर जाल बुना था आपने। पहले प्रीतम को गोलियों से छलनी करके मार डाला, फिर खुद ही अपने घर पर धमकी भरा वो कागज रखा जिससे सबको ये लगे कि प्रीतम को मारने वाला हत्यारा अब आपको मारना चाहता है, मगर उससे अगले ही दिन खून हो जाता है विक्रम का। वाह, क्या खूब प्लान बनाया था आपने। शुरू से ही मुझे ये बात खटक रही थी कि हत्यारा यूं खुलेआम धमकी देकर जोखिम क्यों ले रहा है। अरुण भारद्वाज जी ने तो यहां तक कहा था कि हत्यारा पागल है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। तब मैंने कहा था कि हत्यारा कोई ऐसा आदमी है जिस पर अभी तक किसी का शक नहीं गया है, जैसे कि तुम। हाँ, ये सारा खेल तुम्हारा ही रचाया हुआ है कमलजीत मल्होत्रा। तुम ही हो इस खूनी खेल के सूत्रधार।
डिटेक्टिव प्रशांत गौतम ने कमलजीत मल्होत्रा की तरफ उंगली उठाते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना डिटेक्टिव साहब? बीच में बोल उठी अंजलि। एक तो तुम कातिल को अभी तक पकड़ नहीं सके हो और ऊपर से मेरे दुखी और डरे हुए पति को और अधिक डरा रहे हो। वाह, बहुत बढ़िया। क्या इसीलिए ही मैंने आपको हायर किया था कि आप मेरे ही पति को खूनी और हत्यारा ठहरा दें? अगर शक ही करना है तो रूपा और उसकी औलाद पर करिए, या फिर इनके छोटे भाई अभय पर करिए, जो एक नशेड़ी और आवारा किस्म का आदमी है। अंजलि, इन सब के बीच में तुम अभय को क्यों घसीट रही हो? वो भले ही आवारा और शराबी हो, मगर वो किसी का खून क्यों करेगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? झुंझलाकर कहा कमल ने। इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज ने उत्सुकतावश पूछा, अभय? ये अभय के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं अभी तक। ये तक नहीं बताया कि आपका कोई छोटा भाई भी है। क्यों? क्योंकि मैंने ये सब जरूरी नहीं समझा। वैसे भी उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वो तो घर पर भी बहुत कमाता है। कमलजीत ने जैसे सफाई सी दी। किसका इस केस से क्या लेना देना है, ये सब हम तय करेंगे मिस्टर कमल, आप नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, आप हमसे छुपाते बहुत हो, कभी भाई के बारे में तो कभी रूपा के बारे में। वो तो भला हो मिसेज अंजलि का, जो कभी ना कभी थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें मुहैया करा ही देती हैं। सिगरेट सुलगाते हुए प्रशांत ने कहा, हाँ तो कमल बाबू, जरा दर्शन तो कराइए आपके छोटे भाई अभय को। बुलाइए जरा उनको, जरा उनका भी एक इंटरव्यू हो ही जाए। कमल ने इधर उधर देखते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम कि वो इस समय कहाँ होगा। कमाल है, आपको ये तक नहीं पता है कि आपका भाई इस वक्त कहाँ है। जवाब अंजलि ने दिया, वो इसी तरह कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता है। कहाँ रहता है और क्या करता है, अब ये सब तो वही जाने। वो कब से घर नहीं आया, पिछले 4 या 5 दिनों से हमने उसकी सूरत तक नहीं देखी है। अभय पर हुए इस नए खुलासे ने प्रशांत को सोचने की एक नई दिशा दे दी। वो लंबा तगड़ा युवक जिसकी उम्र 30 के आसपास रही होगी, उसने फोन पर कहा, लेकिन अगर फोन पर हम इस तरह की बात करेंगे तो पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर हम तक पहुंच सकती है। दूसरी तरफ से गुर्राहट सी उभरी, तुम इस बात की चिंता मत करो और काम की बात सुनो। तुम मेरे मन मुताबिक काम करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे मन मुताबिक पैसा दूंगा। दांत भींच कर गुर्राया हुआ वो युवक उस दरिंदे से बदला लेने के लिए, तो मैं बिना पैसे भी सब कुछ करने को तैयार हूं। गुड। दूसरी तरफ से खुशी भरा स्वर उभरा, अब जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनो। आज रात को ही तुम अपने दुश्मन को खत्म करोगे। काम होते ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर पूछा उस युवक ने, मेरी दुश्मनी का तो तुमको सब पता है, मगर तुम उसे मरवाने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तुम्हारी क्या दुश्मनी है कमलजीत मल्होत्रा से? दूसरी तरफ से गुर्राहट सी उभरी, तुम अपने काम से मतलब रखो। मेरे बारे में सोचने की गुस्ताखी ना ही करो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिससे उस युवक की और आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने फोन काट दिया और कमलजीत मल्होत्रा को खत्म करने का प्लान बनाने में दिमाग खपाने लगा। वो साया अंधेरी गलियों में बढ़ता जा रहा था। सिर पर हैट कुछ इस तरह पहनी हुई थी कि उसका चेहरा ठीक से दिखाई ना दे। लंबा कोट पहने हुए था वो, हाथों में दस्ताने और पैरों में काले रंग के जूते थे। कोट के खड़े कॉलर उसके चेहरे को और ज्यादा ढकने का काम कर रहे थे। उसने अपने हाथ में लिए हुए फोन को एक जगह रुककर नीचे गिरा दिया और एक पत्थर से उसको कुचल डाला। इतना काम करके वो आगे बढ़ गया और बहुत सी गलियों से गुजरने के बाद वो एक गंदी सी बस्ती में जाकर एक पुराने से घर के सामने रुक गया। उसने घड़ी में समय देखा और फिर उस घर का दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खुला तो सामने एक बिखरे बालों वाला युवक खड़ा था। उसने चुपचाप 2 फोन उस रहस्यमयी कोट वाले को पकड़ा दिए और कोट वाले ने बदले में उसको गुलाबी गुलाबी नोट पकड़ा दिए। पैसे देखकर उस फटे हाल युवक की आंखों में चमक उभरी। अब
अपना काम निपटाकर वो कोर्ट वाला वहाँ से रवाना हो गया। ठीक 1 घंटे बाद उसने एक सुरक्षित स्थान पर जाकर एक फ़ोन मिलाया। इस केस को छोड़ दें प्रशांत बाबू, क्योंकि इंसान हाथ आ सकते हैं मगर छलावा कभी हाथ नहीं आता है। हंसा प्रशांत। ये तू नहीं, तेरा डर बोल रहा है। अगर इतना ही घमंड है तुझे खुद पर तो मुझसे डर क्यों रहा है? तू चाहे किसी भी बिल में छुपा बैठा हो, तुझे गर्दन से दबोच कर जल्दी ही बाहर लाऊंगा मैं। और अगर ऐसा ना कर सका तो जासूसी का धंधा ही छोड़ दूंगा। कोर्ट वाले ने कहा, फिर तो मुझे बड़ा अफसोस है प्रशांत बाबू कि जल्दी ही आप बेरोजगार होने वाले हो। अफसोस तो तुझे मुझसे पंगा लेकर होगा हत्यारे। समझ कि तेरी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वाह, क्या फिल्मी डायलॉग मारते हो जासूस साहब। मगर अफसोस, तुम मुझे पकड़ना तो दूर, ये तक नहीं जान पाओगे कि यह कत्ल मैं क्यों कर रहा हूं। वजह तक नहीं जान पाओगे तुम। ज्यादा इतराने वाले ही कभी कभी ज्यादा बड़ी गलती करते हैं, और ऐसे ही तू भी करेगा। तू मेरी गलती का इंतजार कर, तब तक मैं अपना अगला शिकार करता हूं। सोच भी नहीं सकता कि तू मेरा अगला शिकार कौन होगा। ये कहकर फोन काट दिया उसने, और उस फोन का भी वही हश्र किया जो पहले वाले का किया था। सिम निकालकर तोड़ दी और फोन को भी तोड़कर वहीं फेंक दिया। जल्दी पता लगाओ कि ये फोन कहां से आया था। नंबर जिसके नाम पर है उसको घर से उठा लो। इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज ने अभी अभी प्रशांत गौतम के पास फोन करके वाले को धर दबोचने की पूरी तैयारी कर ली थी। जांच करने पे पता चला कि नंबर किसी मनोज चावला के नाम पर था, जो पास ही जनता कॉलोनी का रहने वाला था। 2 दिन पहले ही बस में सफर करते समय किसी ने उसका फोन चुरा लिया था, जिसकी रिपोर्ट उसने अगले दिन ही दर्ज करवा दी थी। इसका मतलब ये कि मुजरिम बड़ा शातिर था। फोन भी वो चोरी का इस्तेमाल करता था ताकि वो पकड़ा ना जा सके। अब वो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। एक बार फिर से खूनी तक पहुंचने का रास्ता बंद होता दिखाई दे रहा था। दिलचस्प बात यह थी कि पिछले कई दिनों से फोन चोरी की कई रिपोर्ट आसपास के विभिन्न थानों में दर्ज हुई थी। कमलजीत मल्होत्रा और उनकी पत्नी अंजलि अपने बेडरूम में सो रहे थे। कमरे में मध्यम प्रकाश फैला हुआ था। ठीक उसी समय उनके कमरे के ठीक पीछे मौजूद रेन वाटर पाइप के सहारे कोई साया ऊपर चढ़ रहा था। कुछ देर बाद ही वो रेंगते हुए खिड़की के पास पहुंच चुका था। उसने खिड़की को अंदर की तरफ धकेला तो वो खुलती चली गई। कुछ देर तक उस साए ने किसी आहट का इंतजार किया, और जब उसको यकीन हो गया कि उसका अंदर जाना बिल्कुल सेफ है तो वो खिड़की के सहारे अंदर घुस गया। उसके सामने ही कमलजीत मल्होत्रा और उसकी पत्नी सोए हुए थे। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और कमलजीत पर तान दिया। ठीक उसी पल कमरा प्रकाश से नहा उठा और रिवॉल्वर धारी की पीठ पर किसी ने पीछे से रिवॉल्वर लगा दी और गुर्राया, तुम्हारा खेल खत्म हुआ हत्यारे। अपनी रिवॉल्वर फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो। कमलजीत मल्होत्रा पर अपना रिवॉल्वर ताने हुए उस अनजान युवक को जब यह एहसास हो गया कि वो फंस चुका है तो उसने अपना रिवॉल्वर नीचे गिराने में ही भलाई समझी। अगले ही पल वो रिवॉल्वर को जमीन पर गिराकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए खड़ा था। उसके पीठ पर रिवॉल्वर लगाने वाला था डिटेक्टिव प्रशांत गौतम, और उससे थोड़ा पीछे खड़ा था इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज। सोने का नाटक करते हुए कमलजीत मल्होत्रा और उसकी बीवी अंजलि भी उठ गए थे। आज शिकारी खुद ही शिकार हो गया था। प्यारे लाल, जरा अपना थोबड़ा पीछे तो घुमाओ ताकि हम जान सके कि ये धमा चौकड़ी मचाने वाला मरदूद कौन है। प्रशांत गौतम के इतना कहते ही वो युवक पीछे पलटा और उसका चेहरा अब प्रशांत गौतम की तरफ था, मगर ये चेहरा प्रशांत गौतम और कमलजीत मल्होत्रा सबके लिए अनजान ही था। वे नहीं जानते थे कि रात के इस समय यूं घर में घुसकर उनको मारने की कोशिश करने वाला यह अनजान शख्स कौन है। बहुत घुमाया तूने पुलिस को, चल अब तुझे पुलिस की 3rd डिग्री का मजा चखाते हैं। ये कहते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज ने। उस रात थाने में उस हमलावर की जमकर खातिरदारी हुई। उसे मार मार कर चपड़गंजू बना दिया गया। टेप रिकॉर्डर की तरह बोलते हुए उसने बताना शुरू किया, मेरा नाम जगमोहन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ।
मुझे कमलजीत मल्होत्रा का कत्ल करने के लिए मोटी रकम मिलने वाली थी, इसलिए मैं लालच में पड़ गया। मगर इससे पहले तूने विक्रम और रोशन को क्यों मारा? ये राज भी अब खोल दे, वरना मैं तेरे शरीर के सारे कलपुर्जे खोल दूंगा। इंस्पेक्टर अरुण ने जगमोहन के बाल पकड़कर गुस्से में कहा। मिमी आने लगा वो। उन दोनों को मैंने नहीं मारा सर। और किसने मारा? प्रशांत ने सिगरेट सुलगाते हुए सवाल किया। फिर मिमी आने लगा वो। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। लगता है खातिरदारी में कुछ कमी रह गई है, इसे थोड़ा और बजाओ अरुण जी। प्रशांत के इतना ही कहते ही गिड़गिड़ाने लगा वो। नहीं, मुझे और मत मारना, मैं सब सच बताता हूं, लेकिन ज्यादा कुछ मैं भी नहीं जानता हूं। अबे तू जितना जानता है सब उगल दे। उसने बताना शुरू किया। मुझे एक रहस्यमयी नकाबपोश आदमी मिला था, जिसका चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। वो कमलजीत मल्होत्रा का बहुत बड़ा दुश्मन है, मगर उसकी दुश्मनी क्या है और क्यों है ये मैं कभी नहीं जान पाया। उसने मुझे पैसों का लालच दिया और मैं कमलजीत को मारने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले तूने कितने मर्डर किए हैं? दहाड़ा इंस्पेक्टर। सर, एक भी नहीं। वो मिमी आया। कमलजीत को क्यों मारना चाहता था तू? सिर्फ पैसों के लिए या और कोई वजह भी छिपी है? नहीं सर, कोई वजह नहीं है। अगर तूने कुछ भी छिपाया तो तेरा यही एनकाउंटर कर डालूंगा। और अगर सच सच बताया तो हो सकता है हम कुछ नरमी भी बरते और तुमको इन सब से साफ बाहर कर दे, क्योंकि तूने कत्ल किया तो नहीं है किसी का। इंस्पेक्टर की ये तरकीब कुछ काम कर गई। आपके उसने जो बताया उसे सुनकर इंस्पेक्टर अरुण और प्रशांत दोनों चौंक गए। उसने बताया कि वो रूपा का लड़का जगमोहन है, उसी रूपा का लड़का जो कभी कमलजीत मल्होत्रा के पिता केशव मल्होत्रा के साथ प्यार करती थी। उन दोनों के प्यार की निशानी था जगमोहन। मगर केशव मल्होत्रा ने रूपा को ठुकरा कर अंजना नामक लड़की से शादी कर ली थी, जिससे आगे चलकर कमलजीत का जन्म हुआ। रूपा ने जाते जाते केशव मल्होत्रा को बदले की धमकी दी थी। जगमोहन ने बताया कि अब उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, मगर मेरी माँ को बर्बाद और मुझे नाजायज का तमगा देने वाले मल्होत्रा खानदान को तबाह करने की आग हरदम मेरे सीने में जलती रहती थी। तब एक दिन किसी अनजान नंबर से मुझे एक फोन आया और उसने कहा कि हम दोनों का दुश्मन भी एक है और मकसद भी एक है, और वो है कमलजीत मल्होत्रा की बर्बादी और उसकी मौत। उसकी कही हुई हर बात को ध्यान से सुनते हुए पूछा प्रशांत ने, तेरी स्टोरी में कोई झोल है प्यारे? जैसे कि अगर प्रीतम और विक्रम को तूने नहीं मारा तो फिर किसने और क्यों मारा? सवाल नंबर 2, तूने कमल पर हमला किया क्योंकि तू उससे बदला लेना चाहता था, मगर प्रीतम और विक्रम ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उनको मारा गया? ये मुझे नहीं मालूम सर, मैं तो बस कमलजीत मल्होत्रा को मारना चाहता था, जगमोहन ने कहा, क्योंकि उसके बाप ने मेरी माँ की जिंदगी में जहर घोल दिया था। इंतकाम की आग ने मुझे अंधा बना दिया था। मगर हम अंधे नहीं हैं मिस्टर जगमोहन, इंस्पेक्टर अरुण ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। यूं तुम्हारा बार बार अलग कहानी सुनाना तुम पर और संदेह पैदा कर रहा है। नहीं सर, मेरा विश्वास कीजिए, इस बार मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। विक्रम और प्रीतम के कत्ल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जगमोहन ने मरे से स्वर में कहा। उसके बार बार एक ही बात पर अडिग रहने से अब इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज और डिटेक्टिव प्रशांत गौतम भी उसकी कई बातों को सच मानने को विवश दिखाई दे रहे थे। मगर एक बात उनको उलझाए हुए थे कि अगर प्रीतम और विक्रम को मारने वाला जगमोहन नहीं है तो फिर कौन है? अगर जगमोहन मात्र एक मोहरा है तो फिर वो कौन है जो इन सब घटनाओं का जनक है? और इन कत्लों की वजह क्या है? बदला या फिर कुछ और? फिलहाल ये सारे सवाल वक्त के गर्भ में छिपे हुए थे। जब इस बात का पता कमलजीत मल्होत्रा को लगा कि रात को उसे मारने के लिए जो युवक उसके घर में घुसा वो रूपा की औलाद जगमोहन है, तो वो हैरान रह गया। उसकी पत्नी अंजलि भी अजीब सी बेचैनी से भर उठी। एक बात जो इंस्पेक्टर अरुण को और खटक गई थी,
वो उसने प्रशांत से पूछ ही ली। एक बात मुझे समझ नहीं आई प्रशांत, कि तुमने इन हत्याओं के पीछे कमलजीत को जिम्मेदार क्यों ठहराया, जबकि मुझे नहीं लगता कि उसके खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत हमारे पास मौजूद है। इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज के इस सवाल पर कहना शुरू किया प्रशांत ने। ऐसा करने के पीछे भी एक वजह थी सर। मुझे लग रहा था कि हमारी कही हुई हर एक बात को कोई उस खूनी तक पहुंचा रहा है, कोई ऐसा जो हमारे इर्द गिर्द रहकर भी हमारी नजरों में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने यूं ही कमलजीत मल्होत्रा पर ही इल्जाम लगाने का नाटक किया, ताकि खूनी समझे कि उस पर किसी को शक नहीं है और वह इस खुश फहमी में रहकर फिर से कोई शिकार करने की सोचे। यही हुआ भी और नतीजा आपके सामने है। शिकारी खुद शिकार हो गया। कई बार जब सफलता नहीं मिल रही हो तो हमें भी कुछ अलग करना पड़ता है अपराधी को फंसाने के लिए। इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई अचूपा हो, और वो पट्टा सिगरेट सुलगाकर किसी चिमनी की तरह धुआं छोड़ने में व्यस्त हो गया। कई दिनों के बाद कमलजीत मल्होत्रा अपने ऑफिस पहुंचा था, मगर किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। पिछले दिनों घटी घटनाओं ने उसे परेशान कर दिया था। वो बार बार सोच रहा था कि उसके दोस्तों को मारने वाला और उस पर जगमोहन के द्वारा हमला कराने के पीछे आखिर है कौन। वो भी इन बातों में गुम ही था कि उसके सामने रखे हुए फोन की घंटी खनखना उठी। उसने फोन उठाया तो उधर से अंजलि का घबराया हुआ स्वर उसके कानों में पड़ा। कमल, कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे भी मार डालेगा। उसकी बात सुनकर डर से बौखला सा गया कमलजीत। ये क्या कह रही हो तुम अंजलि? कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? तुम इस समय कहाँ हो? मैं इस समय होटल ब्लू स्टार के सामने से अपनी कार से गुजर रही हूँ और मेरे ठीक पीछे एक सफेद रंग की गाड़ी लगी हुई है। मुझे बहुत डर। अंजलि की बात अधूरी रहेगी क्योंकि फोन कट गया था। कमलजीत मल्होत्रा के माथे पे चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। क्या अंजलि का पीछा भी वही कर रहा है जिसने रोशन और विक्रम को मारा है? क्या वो दरिंदा मेरी अंजलि को भी मुझसे छीन लेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने पुलिस इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज को फोन मिलाया और अभी घटी इस घटना के बारे में बताकर तुरंत सहायता मांगी। वो खुद भी अपने ऑफिस से बाहर भागा। उसकी यह हालत देखकर ऑफिस का सारा स्टाफ हैरान परेशान सा हो गया था, मगर कुछ पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अंजलि के बताए हुए पते पर पुलिस इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज जल्दी ही दल बल के साथ पहुंच चुका थे, मगर उसको वहां पर अंजलि की खाली कार के सिवा और कुछ नहीं मिला। पुलिस ने जांच की तो कुछ सामान गाड़ी से बरामद हुआ जो शायद अंजलि ने बाजार से खरीदा होगा। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी। ये सब देखकर कमलजीत मल्होत्रा जैसे पगला सा हो गया था। वो खूनी मेरी अंजलि को भी मार डालेगा इंस्पेक्टर, वो किसी भी तरह बचाइए उसे प्लीज। ठीक उसी समय कमलजीत मल्होत्रा का फोन बज उठा। उधर से एक गुर्राहट सी उभरी। मैं अभय बोल रहा हूं। बड़े भैया, तुम्हारी अंजलि मेरे पास है, मैंने ही उसको किडनैप किया है। ये सब सुनकर कमल को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी खुद के भाई ने ही अंजलि को किडनैप किया, मगर क्यों? उसका दिमाग जैसे चकरा रहा था। हर रोज हो रहे नए खुलासों से वो हैरान और परेशान हो चुका था। अगले पल ही कमल गुस्से में चिल्लाया, क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो तुम इतना गिर गए? मगर उधर से फोन कट चुका था। कमल हेलो हेलो चिल्लाता रह गया। प्रशांत, गौतम और इंस्पेक्टर भी इस नए खुलासे से हैरान हो गए थे। किसे पता था कि इन सबके पीछे अभय हो सकता है? रिलैक्स मिस्टर कमल, प्रशांत गौतम ने यह कहकर उसके कंधे पर हाथ रखा। कैसे रहूं रिलैक्स मैं जब मेरी अंजलि की जान खतरे में है? कमल ने दुख और गुस्से से कहा। जिसका अपना सगा भाई ही धोखेबाज और फरेबी निकले, वो कैसे रह सकता है रिलैक्स? अगर उसे अंजलि को इतनी जल्दी मारना होता तो वो उसको किडनैप नहीं करता, सीधे सीधे रोशन और विक्रम की तरह ही गोली मार देता। मगर उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे उसका क्या मकसद है? पैसे की डिमांड या फिर कुछ और? यह हमें जल्दी ही पता चल जाएगा जब वो हमें दोबारा फोन करेगा।
प्रशांत की इस बात पर पूछा इंस्पेक्टर ने। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अंजलि का किडनैपर फिर से फोन करेगा ही? क्योंकि हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि यही होने वाला है। चलिए तब तक हम उस हत्यारे को दबोचने की कोई रणनीति बनाते हैं। प्रशांत गौतम ने इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज को वहां से चलने का इशारा किया। घर पहुंचने पर एक और हैरानी भरा वाकया घट चुका था। जैसे ही कमलजीत ने घर के अंदर कदम रखा तो वो यूं चौंक पड़ा जैसे उसने अपनी आंखों के सामने ताजमहल देख लिया। हैरानी से मुंह बाए वो देख रहा था कि सामने सोफे पर उसका छोटा भाई अभय बैठा था। सारे जमाने की हैरत इस समय कमल के दिलो दिमाग पर काबिज हो गई थी। अचानक ही चिल्लाया वो, नीच हत्यारे, अपनी ही भाभी को गायब करके ऐसा बैठा है जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। अभय कमलजीत की तरफ बढ़ा। भैया मेरी बात। मगर उसकी बात अधूरी रहेगी क्योंकि गुस्से से सुलग रहे कमल का जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। कमीने, आज तुझे अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। बोल, तूने किस बात का बदला लिया है मुझसे? यह कहकर उसने अभय का कॉलर पकड़कर उसे झिंझोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। ठहर जा कमीने, तू ऐसा नहीं मानेगा। यह कहकर उसने अपने नौकर रामदीन को बुलाया और पुलिस को वहां बुलाने के लिए फोन करवाया। कुछ समय बाद ही पुलिस इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज और डिटेक्टिव प्रशांत गौतम वहां पधार चुके थे। पहले फोन करके खुद ये बताना कि उसने ही अंजलि को किडनैप किया है और उसके बाद भी घर पर आ जाना, ये सब देखकर पुलिस और प्रशांत दोनों हैरान रह गए थे। प्रशांत ने अभय के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, भांग चढ़ा रखी है या होश में हो मियां? पहले अपनी ही भाभी को किडनैप करते हो और उसके बाद आराम से वापस घर लौट आते हो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैंने किसी को किडनैप नहीं किया, अभय ने अपनी सफाई दी। अब इंस्पेक्टर ने कमल जी से कहा, जो आवाज आपने फोन पर सुनी थी क्या वो अभय की नहीं थी मिस्टर कमलजीत? बिल्कुल इसी की आवाज थी अरुण साहब। मैं भला आवाज पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूं? इसी ने मेरी अंजलि को किडनैप किया है, खुद कबूला है इसने फोन पर। मैंने कब कहा कि वो आवाज मेरी नहीं थी? हाँ, वो फोन मैंने ही किया था। अब प्रशांत अभय को ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई अजूबा हो। तुमने फोन किया कि भैया मैंने अंजलि को किडनैप किया है, एम आई राइट? हाँ किया। उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि तुम किडनैपर नहीं हो, एम आई राइट? हाँ, ये सच है कि मैंने अंजलि को किडनैप नहीं किया। यह हरामखोर ऐसे नहीं मानेगा अरुण साहब। इसको थाने में ले जाकर इसकी चमड़ी उधेड़ दीजिए। तब ये तो क्या, इसके फरिश्ते भी सब कुछ कबूलेंगे, कमलजीत ने कहा। कुछ समय बाद अभय पुलिस गिरफ्त में लिया जा चुका था। कमलजीत जैसे बड़े आदमी का भाई होने के कारण पुलिस उससे कुछ नरमी से पेश आकर पूछताछ कर रही थी। उसने पुलिस के सामने जो कुछ बताया उसे सुनकर एक बार फिर से सभी हैरान रह गए। अभय ने बताया, पिछले कई दिनों से मैं अपने दोस्त प्रिंस और अमित के साथ था। हम सब प्रिंस के घर पर रुके थे जहां वो अकेला ही रहता था। कल शाम को जब मैं वापस घर आ रहा था तो किसी ने रास्ते में मेरी बाइक के साथ जानबूझकर अपनी कार भिड़ा दी। जब मैंने उनको भला बुरा कहा तो उन्होंने मुझको ही पीटना शुरू कर दिया। संख्या में वे 2 लोग थे और उन्होंने पुलिस ड्रेस पहन रखी थी। जबरदस्ती कर उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया और कहा कि चल तुझे थाने में निपटते हैं। मगर मुझे बाद में पता चला कि कोई पुलिस वाले नहीं थे बल्कि अपराधी किस्म के आदमी थे। वे किसी अनजान जगह पर मुझे ले गए और उन्होंने मुझ पर रिवाल्वर तान कर धमकी दी कि जैसा हम कहें वैसा करते जाओ, वरना तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा किसी को। मैं बहुत डर गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे ये फोन दिया और कहा कि कमलजीत मल्होत्रा को वो सब बोलो जो हम कहें। उसके बाद ही मैंने वो सब भाभी की किडनैप वाली बात बोली थी। इतनी देर से चुपचाप अभय की स्टोरी सुन रहे इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज और प्रशांत गौतम समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब मामला आखिर है क्या। हम कैसे यकीन कर ले कि तुम जो कह रहे हो वो सब सही है? कैसे मान ले कि तुम बेकसूर हो? प्रशांत ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरा यकीन करिए सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि मैं नशा करता हूं, एक अच्छा लड़का नहीं हूं, मगर मैं अपराधी नहीं हूं।
पिछले 3-4 दिनों से जो आदमी गायब है और उस दौरान 2-2 खून हो जाते हैं, उसके भाई पर हमला हो जाता है, भाभी का अपहरण हो जाता है और फ़ोन करके जो खुद कबूल करता है कि हाँ मैं ही हूँ अपनी भाभी को किडनैप करने वाला, मगर उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से वो वापस घर लौट आता है और एक नई कहानी सुनाता है, जिस कहानी में खुद पीड़ित होता है। वाह क्या बात है, मान गए तुम्हारी कुटिल चाल को। एक झटके में सब खत्म। उसके बाद करोड़ों की दौलत के इकलौते मालिक होगे तुम। प्रशांत के ये सब कहते ही चिल्लाने लगा, भाई ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। मेरा यकीन कीजिए, मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है। असली मुजरिम को पकड़िए और मेरी भाभी को बचा लीजिए। इंस्पेक्टर अरुण ने कहा, अंजलि जी को तो हम बचा ही लेंगे, लेकिन फिलहाल तुमको हवालात में सड़ना होगा, क्योंकि सारे हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि तुम भी इन सब के पीछे हो सकते हो। बेचैन कमलजीत मल्होत्रा इधर से उधर टहल रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। उधर से एक गुर्राहट सी उभरी। बहुत बेचैन है अपनी बीवी से मिलने के लिए? कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। फिलहाल वो करो जो मैं कहता हूं। अभी इसी वक्त तुम प्रताप चौक पर पहुंचो, अकेले। अगर उस डिटेक्टिव प्रशांत गौतम या फिर पुलिस को कुछ भी बताया तो तुम्हारी प्यारी बीबी की लाश मिलेगी, वो भी टुकड़ों में। ये सुनकर अंदर तक दहल गया कमलजीत। फोन कट गया था। कमलजीत जानता था कि अगर उसने ये सब पुलिस और प्रशांत से छुपाया तो उसकी बीबी के साथ साथ वो भी उस हत्यारे के हत्थे चढ़ जाएगा। वो दोनों ही मारे जाएंगे। अंजलि को किडनैप करने की वजह अब उसकी समझ में आ रही थी। मुजरिम जानता था कि मुझ तक पहुंचने का रास्ता अब आसान नहीं रहा है, इसलिए उसने अंजलि को मोहरा बनाकर मुझे खत्म करने की साजिश रची है। उसने एक पल भी गवाए बिना पुलिस को सूचित कर दिया। इंस्पेक्टर अरुण ने कमल को प्रताप चौक पहुंचने को कहा और खुद भी 2 सिपाहियों समेत सादे कपड़ों में वहां के लिए रवाना हो गया। कमलजीत की गाड़ी भी प्रताप चौक की तरफ चल दी। पुलिस इंस्पेक्टर अरुण पहले ही वहां पहुंचकर मोर्चा संभाल चुका था। अभी कमल रास्ते में ही था कि उसने फोन की घंटी दोबारा बजी। दूसरी तरफ वही गुर्राहट उभरी। तुम्हें प्रताप चौक नहीं बल्कि शहर से बाहर की तरफ जंगल वाली सड़क पर चलते जाना है। कहीं रास्ते में ही मेरा आदमी तुमको मिल जाएगा, वहीं रुकने का इशारा करेगा। उसके साथी दिमाग पर कमल हैरान रह गया। उसने दोबारा पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी, ये सोचकर कि उसके हर कदम की खबर उस शैतान को लग जाती है। अगर मेरे कारण अंजलि की जान खतरे में पड़ी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और यू टर्न लेकर गाड़ी उस जगह पर दौड़ा दी जिस तरफ उसे जाने को कहा गया था। उसी समय कमलजीत मल्होत्रा की कार से थोड़ी दूरी पर एक बाइक सवार उसका पीछा कर रहा था। जब उसने कमलजीत को यू टर्न लेकर मुड़ते हुए देखा तो उसने फौरन अपना फोन निकाला और अपने बॉस प्रशांत गौतम के नंबर पर मिलाया। पुलिस प्रताप चौक पर काफी देर तक घात लगाए बैठी रही, मगर वहां ना तो कमल आया ना ही कोई और। बड़बड़ा उठा इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज, लगता है फिर से हमें धोखा दे गया। कमबख्त आदमी है या चलता फिरता शैतानी छाया। उधर ठीक उसी समय प्रशांत गौतम के खबरी ने उसे जो खबर दी उसे सुनकर वो उछल पड़ा। जियो मेरे लाल, कर दिया तूने कमाल। उसने अपनी रिवॉल्वर जेब में रखी और इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज को फोन मिलाकर कहा, सर जल्दी से अपना लाव लश्कर तैयार कर लीजिए, हमको एक धावा बोलना है। उसके बाद वह इंस्पेक्टर को कुछ बताने लगा। कमलजीत मल्होत्रा उस रहस्यमय हत्यारे के निर्देशों पर चलते हुए जंगल की तरफ जाती हुई सड़क पर पहुंच गया था। अभी उसकी कार मुश्किल से 5 या 7 मिनट जंगल में चली थी कि एक जगह पर सड़क के किनारे खड़े एक आदमी ने उसको रुकने का इशारा किया। गाड़ी से नीचे उतरा कमलजीत उस आदमी ने उसकी पूरी तलाशी लेने के बाद अपने पीछे चलने का इशारा किया। थोड़ी दूरी पर एक जगह पर ही उस आदमी की कार खड़ी थी। दोनों उसमें सवार हो गए और कार हवा से बातें करती हुई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चली। करीब 15 मिनट तक लगातार चलते रहने के बाद वे अब घने जंगल में पहुंच चुके थे, जहां चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। उसी जंगल में एक टूटी फूटी खंडहर नुमा हो चुकी इमारत में वो आदमी कमलजीत मल्होत्रा के साथ घुसता चला गया। अंदर एक अंधेरे से कमरे में
उसे एक साया नजर आया जिसके चेहरे पर नकाब था, जिससे उसकी आंखें चमक रही थीं। कमलजीत को देखकर वो गुर्राहट भरे स्वर में बोला, आखिर तुम आ ही गए। कितना इंतजार था मुझे इस पल का। उसकी बात अनसुना करते हुए पूछा कमल ने, मेरी अंजलि कहाँ है? मुझे उससे अभी मिलना है। हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलवाया जाएगा तुमको उससे। मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी ना करे, अब ऐसे भी जल्लाद नहीं हैं हम। उसकी बात पर एकाएक ही गुस्से से भभक सा उठा कमलजीत। मेरे दो दो बेगुनाह दोस्तों को बेरहमी से मौत की घाट उतारने वाला तू जल्लाद नहीं तो और फिर क्या है? व्यंग्यात्मक अंदाज में मुस्कुराया नकाबपोश। बेगुनाह, और वो भी विक्रम और प्रीतम? क्या उनका काला अध्याय तुम सच में भूल चुके हो, या फिर भूलने का नाटक कर रहे हो? भूल गए तुम देहरादून में घटी हुई वो भयानक रात, जब तुम और तुम्हारे वो बेगुनाह दोस्त किसी की जिंदगी में जहर घोल गए थे। किसी की हंसती खेलती जिंदगी को नेस्त नाबूद करने वाले अगर बेगुनाह हैं तो फिर मैं तो खुद को संत ही मानता हूं। उसकी इस बात पर वहां मौजूद 4-5 किराए के गुंडे हंस पड़े, जबकि नकाबपोश द्वारा कही गई ये बातें सुनकर कमलजीत मल्होत्रा सन्न सा रह गया था। कुछ पिछली बातें उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूम रही थी। हैरत से वो नकाबपोश को देख रहा था। कौन हो तुम, और ये सब कैसे जानते हो? बताऊंगा तुझे, सब कुछ बताऊंगा, मगर अब जो कुछ तू देखे और सुनेगा उसके लिए अपने इस मक्कार दिल को कड़ा कर ले, क्योंकि ये सब देख और सुनकर कहीं तुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए और मेरा तुझे अपने हाथों से मारने का सपना कहीं अधूरा न रह जाए। उस रहस्यमय नकाबपोश द्वारा कही बातें जैसे कमलजीत के मस्तिष्क में धमाके से कर रही थी। वो गहरी सोच में डूबकर जैसे और सब कुछ भूल गया था। न जाने वो और कितने समय तक यूं ही खोया रहता अगर उसके कानों में अंजलि का स्वर ना पड़ा होता। कमल। अपनी प्रिय पत्नी की आवाज सुनकर वो जैसे किसी नींद से जागा हो। उसने जब आवाज की दिशा में देखा तो अंजलि के ऊपर रिवाल्वर ताने वही रहस्यमय नकाबपोश खड़ा था। डर से अंजलि का चेहरा सफेद सा पड़ गया था। गुर्राता हुआ कहा नकाबपोश ने, अगर अपनी बीवी को सही सलामत देखना चाहते हो तो आज से 4 साल पहले घटी उस घटना का एक एक घिनौना सच आज अपने मुंह से यहां बक, ताकि तेरी सच्चाई सबके सामने आ सके। लोग जान सके कि इस सफेद पोस्ट बिजनेस मैन के सफेद कपड़े किसी खून से रंगे हुए हैं। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना, वहां तुमने कोई बात छुपाई या झूठ बोला और यहां तेरी इस सुंदर बेबी की लाश गिरी। चल अब शुरू हो जा। मरता क्या ना करता। कमलजीत ने अब सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लिया था। तारीख तो मुझे ठीक से याद नहीं है, मगर इतना जरूर याद है कि वो अक्टूबर का महीना था। मैं और मेरे दोनों दोस्त प्रीतम और विक्रम देहरादून स्थित मेरे बंगले पर ठहरे हुए थे। रोशन किसी वजह से हमारे साथ नहीं जा पाया था। वहां पर मेरी मुलाकात सुधा नामक एक लड़की से हुई थी जो बहुत ही सुंदर थी। जब पहली बार मैंने उसको देखा तो बस देखता ही रह गया था। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने उसी समय ये मन में ठान लिया था कि हर हाल में मुझे सुधा को हासिल करना है। मैंने एक दिन रिक्वेस्ट करके बहाने से उसे अपने बंगले पर बुला लिया और उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया, मगर उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। मुझे उसका इनकार करना अपनी तौहीन लगी। उसने मेरे दोस्तों के सामने ही सीधे सीधे ना कर दिया। मैंने और मेरे दोस्तों ने शराब पी रखी थी। अपमान और गुस्से की आग ने जैसे मेरे सोचने समझने की शक्ति को खत्म ही कर दिया था। मैंने गुस्से में सुधा का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं? तेरे जैसी 1000 लड़कियां खरीद सकता हूं मैं, समझी? मेरी एक घिनौनी हरकत उसे इतनी नागवार गुजरी कि उसने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद कर दिया। उसकी इस हरकत ने मेरे अंदर मौजूद हैवान को जैसे जगा दिया था। मैं अपने इस अपमान से जैसे
पागल हो ही गया था। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इतना कहकर रुक गया कमलजीत मल्होत्रा। रुक क्यों गया दरिंदे? चीखा वो नकाबपोश। अपने घिनौने कारनामों का एक एक सच बताते हुए तेरी जबान क्यों लड़खड़ा गई? तेरी जबान तालू से क्यों चिपक गई? आगे की कहानी मैं बताता हूं दरिंदे। तूने और तेरे दोस्तों ने मिलकर रात भर सुधा का बलात्कार किया। उसके जिस्म के साथ साथ उसकी आत्मा को भी कलंकित कर डाला। और जब रोती सिसकती हुई उस अबला ने पुलिस की धमकी दी तो तूने और तेरे बेरहम दोस्तों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये कहते कहते उस नकाबपोश की आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर शीघ्र ही खुद को संभाले हुए उसने फिर से कहना जारी रखा। उसके बाद वही सब जांच का नाटक हुआ। हत्या को आत्महत्या बताया गया और बलात्कार का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, क्योंकि तेरे सर पर वहां के एक बड़े नेता का हाथ था। तू और तेरे दोस्त आसानी से बच गए और फिर वहां से भागकर वापस अपने शहर आ गए। सुधा का लाचार बाप गोविंद इस सदमे को सहन न कर सका और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। पीछे रोता बिलखता रह गया सुधा का बदनसीब भाई तन्मय, यानी कि मैं। ये कहकर उसने अपने चेहरे से नकाब उतारकर फेंक दिया। नकाब के नीचे जो चेहरा निकला उसे कमलजीत ने आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। वो एक आकर्षक युवक था, मजबूत शरीर का मालिक, जो इंसाफ ये लाचार कानून नहीं कर पाया। अब वो इंसाफ मैं करूंगा, तेरी हस्ती मिटाकर। ये कहते हुए उसने अपना रिवाल्वर कमलजीत की तरफ गोली चलाने के लिए तान दिया। कमलजीत ने आंखें मूंद ली, क्योंकि उसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं रही थी। इतनी जल्दी भी क्या है नकाबपोश कातिल उर्फ तन्मय? उसी समय प्रशांत गौतम की आवाज वहां पर गूंजी। कानून के साथ यूं खिलवाड़ करना भी अच्छी बात नहीं है मियाँ, गुर्राया तन्मय। कानून क्या बस कमलजीत मल्होत्रा जैसे गुनाहगारों की रखवाली के लिए ही बना है? उस दिन कहाँ था ये कानून जब मेरी मासूम बहन सुधा का रेप करके ये कमलजीत मल्होत्रा और इसके दरिंदे दोस्त साफ बच निकले थे? मगर मैं तुम्हारे बेबस कानून का मोहताज नहीं हूं। अपने इन्हीं हाथों से मैंने प्रीतम और विक्रम का खून किया है और अब कमलजीत के मरने की बारी है। ऐसी कोई गुस्ताखी हरगिज न करना जिसमें हमें तुम पर गोली चलाने पर मजबूर होना पड़े। अगर जिंदा रहने की ख्वाहिशमंद हो तो रिवाल्वर नीचे गिराकर हाथ ऊपर उठा लो। इस बार आवाज इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज की थी और उसके बाद उम्मीद के विपरीत तन्मय और उसके गुंडे हथियार गिराकर हाथ ऊपर उठाए खड़े थे। ये सब देखकर कमलजीत मल्होत्रा की जान में जान आ गई। एक पल पहले उसका जो चेहरा डर से भक पड़ा हुआ था, अब उस चेहरे पे कुछ राहत के भाव आ गए थे। उसने अंजलि की ओर अपने कदम बढ़ा दिए थे। इंस्पेक्टर अरुण और अन्य पुलिसकर्मियों ने सभी गुंडों को काबू में कर लिया था। सब कुछ उनके नियंत्रण में लग रहा था कि उसी समय एक ऐसी घटना घट गई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। प्रशांत गौतम जैसे धुरंधरों के छक्के छूट गए। दरअसल जब पुलिस और प्रशांत सभी का ध्यान तन्मय और उसके साथियों की तरफ था, ठीक उसी समय अंजलि ने अपने पास पड़ी हुई तन्मय की रिवाल्वर उठाई और अपनी तरफ बढ़ते हुए कमलजीत मल्होत्रा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 3 से 4 गोलियां कमलजीत मल्होत्रा के सीने और पेट में समा गई। जमाने भर की हैरत और दर्द लिए कटे वृक्ष सा जमीन पर गिरा हुआ वह और कुछ पल छटपटाकर शांत पड़ गया। इस समय अंजलि के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर रही थी। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। अपनी ही मांग का सिंदूर पोंछकर वो भी खुश थी, मगर क्यों? पुलिस की गिरफ्त में खड़े तन्मय ने जब कमलजीत मल्होत्रा का खात्मा होते देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसने नजरों ही नजरों में अंजलि के इस कृत्य पर उसको जैसे बधाई सी दी। एकाएक हुए इस हत्याकांड ने इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज को हैरान करके रख दिया था। प्रशांत गौतम दिलचस्प नजरों से अंजलि को देख रहा था, जिसने अब अपने हाथ में थमा हुआ रिवाल्वर एक तरफ फेंक दिया था और उसने एक गुर्राहट के साथ कहा, आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ। मैं ही हूं इस खूनी खेल की सूत्रधार, मैं ही हूं कातिल।
एकाएक हुए इस नए खुलासे ने सबको हैरान करके रख दिया था। अगले दिन पुलिस कस्टडी में अंजलि और तन्मय के सामने पुलिस इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज और डिटेक्टिव प्रशांत गौतम मौजूद थे। कहना शुरू किया प्रशांत ने, अब ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि कमलजीत मल्होत्रा और उसके दोस्तों विक्रम और प्रीतम की हत्या तुम दोनों ने ही की है। और क्यों की है ये सब भी अब साफ हो गया है। तन्मय की बहन सुधा के बलात्कारी थे वे तीनों, और कानून की आंखों में भी धूल झोंक कर बच गए थे। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, मगर एक बात ऐसी है जो अब तक मेरे दिमाग को हिलाए हुए है। उसने अंजलि की आंखों में झांकते हुए कहा, और वो बात यह है कि तुमने कमलजीत मल्होत्रा यानी अपने ही पति को क्यों मार डाला। तन्मय का मामला तो क्लियर है, वो अपनी बहन की गुनहगारों को सजा दे रहा था, इसलिए उसने जुर्म का रास्ता अख्तियार किया। मगर तुम्हारा कमलजीत मल्होत्रा और उसके साथियों ने क्या बिगाड़ा था जो तुमने तन्मय का इन सब में साथ दिया, और क्यों अपने ही पति को मार डाला। अंजलि के सपाट चेहरे पर इस समय जैसे कोई भाव ही नहीं थे। उसने दांत पीसते हुए कहा, वो कमीना मेरा पति कहलाने लायक ही नहीं था। बदला लेने के लिए ही मैंने उसे शादी का नाटक किया था। और तुम जानना चाहते हो कि मैंने इन सब में तन्मय का साथ क्यों दिया? तो सुनो, जिस परिवार ने मुझ जैसी अनाथ लड़की को सड़क से उठाकर अपनाया, तन्मय के पिता गोविंद ने मुझे अपनी दूसरी बेटी मानकर पाला पोसा। सुधा ने मुझे अपनी छोटी बहन नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। उसी सुधा को कमलजीत मल्होत्रा और उसके दरिंदे दोस्तों ने नोच खचोट कर मार डाला। मेरे पिता समान गोविंद इस सदमे से चल बसे। एक बार फिर से मैं अनाथ हो गई थी। ये सब कहते कहते अंजलि की आंखें आंसुओं से भर गई थी। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि अपने परिवार की बर्बादी का बदला हर हाल में लूंगी। एक बार तो प्रशांत गौतम का दिल भी द्रवित हो उठा उसका सच सुनकर, मगर उसने अपने दिल के भावों को दबाते हुए फिर से पूछा, मगर इन सब के लिए इतना बड़ा प्लान बनाने की क्या जरूरत थी? तन्मय या फिर कोई भी किराए का गुंडा कमलजीत और उसके दोस्तों को आसानी से मार सकता था। इतनी आसान मौत कमलजीत के नसीब में कहाँ थी? उसे तो हर पल थोड़ा थोड़ा मारना चाहती थी मैं। इसीलिए अपनी बेपनाह खूबसूरती का सहारा लेकर तुम कमलजीत की दुनिया में आई और एक कातिल हसीन वाला किरदार अदा कर गई। जगमोहन और अभय के नाम पर भी हमें खूब उलझाया गया। और सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि खुद सारे खेल की रचयिता होते हुए भी तुमने ही मुझे कमलजीत के दुश्मन को ढूंढने के लिए हायर किया। क्यों? इसके दो फायदे थे, अंजलि ने कहा। पहला तो ये कि मुझ पर किसी का आसानी से शक नहीं जाता। दूसरा ये कि तुम्हारी हर गतिविधि की खबर मुझको लग जाती थी और फिर मैं और तन्मय आगे की रणनीति बनाते थे। इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज ने भी तन्मय से पूछा, हाँ तो मिस्टर तन्मय, अब लगे हाथ ये भी बता दो कि प्रीतम और विक्रम का खून तुमने खुद अपने ही हाथों से किया या फिर तुम्हारे किराए के गुंडे की करामात है ये सब? उन दोनों कमीनों को मैंने ही खुद अपने हाथों से मारा है। तन्मय के चेहरे पर डर के कोई भाव नहीं था। वो नकाबपोश मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं था। हाँ, मैंने समय समय पर किराए के आदमियों का भी सहारा लिया, जैसे कि चोरी के फोन लाने के लिए, जिससे कि तुम आसानी से पुलिस की पकड़ में नहीं आ सको। बात प्रशांत ने पूरी की। इस्तेमाल करने के बाद फोन को तोड़ देते थे तुम। सब कुछ कितनी चालाकी से किया था तुमने, मगर अफसोस मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून के शिकंजे में उसे छटपटाना ही पड़ता है। चलो, अब मैं भी ये बता ही देता हूं कि तुम्हारी इतनी चालाकी के बाद भी तुम हमारी पकड़ में कैसे आ गए। तो सुनो, मुझे बहुत पहले से ही अंजलि पर भी शक होने लगा था। जब मैंने इसकी शादी से पहले की जानकारी ली तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया, मगर इसने जब रूपा और उसकी औलाद यानी जगमोहन की कहानी सुनाकर मेरा ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया, और कुछ समय बाद ही जगमोहन कमलजीत पर जानलेवा हमला करते हुए पकड़ा गया। तब मेरा माथा ठनका। यहीं से मेरे शक की सुई अंजलि पर भी घूम गई थी, मगर उस समय तक मैंने ये बात
किसी पर जाहिर नहीं होने दी थी। उसके बाद मैंने अपनी खबरी कमलजीत मल्होत्रा के पीछे छोड़ रखे थे। इसलिए जब अंजलि ने अपने किडनैप होने का नाटक रचा और कमलजीत को बुलाया तो मेरे खबरी ने समय रहते मुझे सब कुछ बता दिया था। मगर उस समय हम जानते थे कि कमलजीत मल्होत्रा का पीछा करते हुए ही हम मुजरिम यानी तुम दोनों तक पहुंच सकते हैं, और वैसा ही हुआ भी। मगर अफसोस तुम हमें अपना इंतकाम लेने से नहीं रोक पाए। तन्मय ने कहा, अफसोस तो अब तुम मनाओ बेटा, या तो तुम्हें फांसी होगी या फिर जीवन भर सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे। मरने का डर किसको दिखा रहे हो तुम? मर तो हम उसी दिन गए थे मिस्टर जासूस जिस दिन इस अंधे कानून ने मुजरिमों को खुला छोड़ दिया था और सुधा जैसी मासूम के साथ हुई अन्याय की इतनी बड़ी घटना को दबा दिया गया था। अब तो बस इन दो चलती फिरती लाशों का अंतिम संस्कार होना बाकी। अंजलि ने प्रशांत की आंखों में आंखें डालकर कहा। उसकी इस बात पर चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाया प्रशांत गौतम, क्योंकि वो भी जानता था कि कहीं ना कहीं हमारे इस सिस्टम की असफलता के कारण ही आज ऐसे हालात पैदा हुए हैं जिसने आज कई जिंदगियां तबाही के रास्ते पर धकेल दी हैं। उसने अंतिम नजर उस कातिल हसीना पर डाली और वहां से बाहर आकर सिगरेट सुलगाने में व्यस्त हो गया। कमरे में कुछ पल के लिए भारी सन्नाटा छा गया था। प्रशांत गौतम बाहर बरामदे में खड़ा सिगरेट के कस पर कस ले रहा था। रात का अंधेरा जैसे और भी गहरा हो गया था। उसके दिमाग में अंजलि और तन्मय की बातें लगातार घूम रही थी। क्या सच में कानून हमेशा न्याय दे पाता है? ये सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। तभी पीछे से इंस्पेक्टर अरुण भारद्वाज की आवाज आई, प्रशांत चलो, इन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी करनी है। प्रशांत ने सिगरेट जमीन पर फेंक कर जूते से मसल दी और धीमे स्वर में बोला, हाँ सर, कानून का काम कानून करेगा। 2 दिन बाद पूरा शहर इस केस की चर्चा से गूंज रहा था। कातिल हसीना और नकाबपोश बदला लेने वाला भाई, यही नाम अखबारों की सुर्खियां बने हुए थे। कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। पुलिस की गाड़ी से जब अंजलि और तन्मय को उतारा गया तो दोनों के चेहरे पर ना कोई डर था ना पछतावा। तन्मय ने एक बार अंजलि की ओर देखा। अंजलि ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हमने जो किया अपने परिवार के लिए किया। तन्मय बोला, हाँ, अब जो होगा देखा जाएगा। कई महीनों तक केस चलता रहा। सबूत साफ थे। तीनों हत्याओं की जिम्मेदारी तन्मय और अंजलि पर साबित हो चुकी थी। अंत में जज ने फैसला सुनाया। तन्मय को 2 हत्याओं के अपराध में फांसी की सजा और अंजलि को अपने पति की हत्या और षड्यंत्र के अपराध में उम्र कैद। कोर्ट में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। जज ने हथौड़ा बजाया, ऑर्डर ऑर्डर। फैसले के बाद जेल में अंजलि और तन्मय की आखिरी मुलाकात करवाई गई। लोहे की सलाखों के बीच खड़े तन्मय ने धीरे से कहा, काश उस दिन सुधा के साथ वो सब ना हुआ होता। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। तो आज हम भी सामान्य जिंदगी जी रहे होते। तन्मय हल्का सा मुस्कुराया, कम से कम हमने उसे इंसाफ तो दिलाया। अंजलि ने सर झुका लिया। कुछ दिन बाद एक सुबह जेल की दीवारों के भीतर सब कुछ शांत था। तन्मय को फांसी दे दी गई थी। उधर महिला बैरक में बैठी अंजलि आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से 2 आंसू ढलक पड़े। वो बुदबुदाई, सुधा दीदी, आपका बदला पूरा हो गया। शहर के बाहर उसी जंगल के रास्ते पर हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। जहां कभी वो खंडहर था, वहीं अब पुलिस की पीली पट्टी लगी हुई थी। डिटेक्टिव प्रशांत गौतम अपनी गाड़ी के पास खड़ा उस खंडहर को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, कभी कभी अपराधी पैदा नहीं होते, उन्हें हालात और अन्याय बना देती है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे वो सड़क के मोड़ के पीछे गायब हो गया। पीछे रह गई सिर्फ एक कहानी, एक कातिल हसीना की जिसने अपने परिवार के लिए दुनिया से लड़ाई लड़ ली। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं
अगली कहानी के साथ। थैंक यू।